बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएसआर फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे सोशल साइंस जो है। देखिए बच्चों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, संस्कृत में भी एक श्लोक है कि गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतेत वर्तमानन कालं तन्ते प्रवर्तते विचक्षणा। इसका अर्थ ये होता है कि बीते हुए पर शोक नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स का पेपर बिगड़ गया है तो उसको लेके आप चिंतित मत होइए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बिगड़ा ही है ना, पास तो हो ही जाओगे आप लोग। और अगर आप उसी को लेकर के रोते रहे तो उससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप आने वाले अगले जो पेपर हैं उन्हें आप बिगाड़ देंगे। तो फायदा इसी में है कि हम भविष्य को देखें, जो आपका आने वाला पेपर है उसकी तैयारी करें। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आपके जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसकी मैं यहाँ पे तैयारी कराऊंगा। तो आप लोगों की जो प्रश्न बैंक है, चाहे वो प्रश्न बैंक की बात की जाए, चाहे फिर आपके परीक्षा अध्ययन की बात की जाए, तो इसमें से आप लोगों का मैं पूरा यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अध्याय 1 के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो, जिसमें प्रश्न बैंक में जैसे सही विकल्प है, पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो बच्चों, अजैव संसाधन क्या होता है? जिसमें कि कहीं भी अजैव, जैव मतलब होता है जिंदा और अजैव मतलब होता है मरा हुआ। तो जैव मतलब क्या होता है? जिंदा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मनुष्य तो ऑलरेडी जिंदा है। मछली, मत्स्य मतलब वो भी जिंदा है। प्राणी, वो भी जिंदा है। अब बची चट्टानें। तो बच्चों, चट्टानें जो होंगी वो अजैव संसाधन होंगी, कॉमन सी बात है। दूसरा है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है। तो बच्चों, काली मिट्टी जो होती है उसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और वो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो बच्चों, कपास के लिए काली मिट्टी उपजाऊ होती है। फिर भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में वनों का विस्तार है? तो याद रखिएगा 33%। कितने? 33% पे। चौथा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो बच्चों, सीढ़ीदार खेती मतलब कि जहाँ पे पहाड़ी एरिया पाया जाता है, जैसे कि उत्तराखंड जैसे एरिया है। तो यहाँ पे आप लोगों के देखिए 4 ऑप्शन थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान। पंजाब में समतल जमीन है, हरियाणा में भी समतल जमीन है, प्लेन जमीन है मैदान टाइप की, और सी वाला ऑप्शन तो लिखा है उत्तर प्रदेश के मैदान। तो बच्चों, मैदान तो ऑलरेडी दे दिया है, तो बचा उत्तराखंड, जहाँ पे बच्चों बहुत सारे पहाड़ी एरिया हैं, जैसे कि आप लोगों का मसूरी हो गया, हरिद्वार हो गया, बहुत सारी काम की चीज़ें हैं जो वहाँ पे हैं, काम की जगह है जो कि पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो बच्चों, इसका ऑप्शन होगा पहला वाला, पुनः पूर्ति योग्य। याद कर लीजिएगा। फिर निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है बच्चों? जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए आप, खनिज तेल ये प्रकृति से मिल रहा है। पवन ऊर्जा, हवा तो बहुत सारी बह रही है, कोई ज़रूरी नहीं है वो कब खत्म होगी, बहुत दिन तक चलेगी। फिर यहाँ पे है सौर ऊर्जा, तो सूर्य भगवान भी हमारे दिन रात से हमें ऊर्जा दे रहे हैं। फिर जली ऊर्जा, जल भी पर्याप्त है लगभग। ठीक है, तो ये आ जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, खनिज तेल, क्योंकि इसके भंडार सीमित हैं, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे। सातवां है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसका उत्तर होगा बेटा ब्रुंडलैट कमीशन। ठीक है, आपका जो सी वाला ऑप्शन है उसे आप लगा लीजिएगा। फिर आठवां है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा, देखिए जहाँ पे मरुस्थल होगा वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एरिया में बच्चों गंगा नदी का मतलब प्रवाह मिलता है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बेसिकली पाई जाती है। कर्नाटक लाल लेटराइट मिट्टी, आंध्र प्रदेश भी वही लाल लेटराइट पीली मिट्टी के लिए। राजस्थान में बेटा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन लगा लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। देखते स्थान की पूर्ति करते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो ये लिखा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब कि जिसको नया नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अनवीकरणीय क्या होता है? जिन्हें देखो, नवीकरणीय क्या होता है? जिसको नया बनाया जा सके। अनवीकरणीय वो होता है जिसे नया ना बनाया जा सके। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसमें ऑप्शन दे रहे हैं वो, इसका ऑप्शन आप देख लें, आपके सामने स्क्रीनशॉट भी है। फिर इसके बाद बारी आती है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे कौन सी भूमि कहते हैं। तो बच्चों, जोतने योग्य नहीं है मतलब कि उपजाऊ नहीं है, और उपजाऊ नहीं है तो इसे कहेंगे बंजर भूमि। इसके बाद बारी आती है, काली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं। तो बच्चों, काली मिट्टी जो होती है उसे रेगर मृदा या फिर कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी आपने देखी होगी, इसकी कुछ खासियत होती है, चिपचिपी होती है, बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और इसमें बच्चों काली है, कपास की खेती इसमें सर्वाधिक होती है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसे दूसरे नाम कौन सा है? एक कपासी मृदा भी कहा जाता है। अब क्या होता है, कई लोग रेगर मिट्टी लिख देंगे, तो बच्चों अगर आपने कपासी मृदा लिख दिया ना तो भी कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला है, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है। उत्तर है 54%।
इसके बाद बारी है देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र खालिस्तान है, तो वो क्या है बच्चों, ग्राउंड वाला है, मैदानी एरिया है। ठीक है बच्चों, सही जोड़ियां मिला लेंगे। सही जोड़ियां क्या है, पहला ऑप्शन लिखा है विकासशील देश। तो विकासशील देश वो होता है जो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, जो अपने लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि वो एक अच्छा देश, संपन्न देश बन जाए। तो यहाँ पे बच्चों हमारा भारत देश ही एक विकासशील देश है। दूसरा ऑप्शन है विकसित देश। विकसित देश वो होता है बच्चों जो ऑलरेडी सब सुविधाओं से संपन्न है। तो यहाँ पे जो अमेरिका होगा वो हमारा आपका विकसित देश हो जाएगा। फिर तीसरा है लद्दाख। तो बच्चों लद्दाख में क्या पाया जाता है, लद्दाख जो है कश्मीर का हिस्सा है और यहाँ पे बच्चों ठंड पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अधिकांश एरिया में बर्फ़ पाई जाती है। तो ये एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है। मरुस्थल वो होता है जहाँ रेत पाई जाती है बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे बर्फ़ की रेत चादर मिलती है, तो इसलिए इसे शीत मरुस्थल कहेंगे। चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो राजस्थान का ऑप्शन है बच्चों थार का मरुस्थल। फिर पांचवा है लावा के प्रवाह से निर्मित। तो ये जो दक्कन ट्रेप जो है ये है लावा के प्रवाह से निर्मित। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये याद करना पड़ेगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.87 मतलब 87 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं, जो कि जिनमें जीवाश्म या जीवों के अवशेष मिल जाते हैं, जैसे खनिज तेल, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़। और अजैव संसाधन क्या होते हैं, जैसे चट्टान हो गई, सोना चांदी, जो खनिज निकलते इनकी बात कर रहे हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बच्चों ये रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है, यहाँ पे हुआ था। फिर देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है, तो बच्चों 27%, 27% हिस्से में पठारी क्षेत्रफल मौजूद है। पांचवा है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। अब काली मिट्टी तो आपने देख ली, काला रंग होता है। मरुस्थल की आपने फिल्मों में देखा होगा ना, राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मरुस्थल में, जो फिल्मों की शूटिंग होती है तो पीले से रंग की होती है। ठीक है, ये पीली, भूरी या लाल रंग की, तो आप इसका लिख देंगे लाल एवं भूरा। बात करते हैं अगला, सत्य है जो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो बांगर और खादर में यहाँ पे एक अंतर आएगा आप लोगों को। तो बच्चों इसके लिए मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए पेश करके रखा है, बनाया हुआ है। ऊपर देखिए लिंक आ रही है, इस लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हो। उस वीडियो को जरूर देखें, बांगर और खादर भूमि में मैंने बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाया है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर तो होगा सत्य। फिर लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, ये भी सही बात है। ठीक है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है लेटर, उससे ये लेटराइट बना हुआ है। तीसरा है सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, तो ये बच्चों असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए धातु में जिंदगी मतलब जो धातुएं होती हैं ये क्या जिंदा होती हैं, इनसे सांस लेती हैं, ये मतलब कि ये क्या जीवाश्मों से बनी है, नहीं। धातुएं जैसे लोहा है, लोहा किसी जीव से नहीं बना, जबकि कोयला जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। चौथा है पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, जी हाँ, ये जो है पंजाब और हरियाणा है भारत के सर्वाधिक उपजाऊ राज्यों में इनकी काउंटिंग की जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ, यहाँ पे अधिकांश भाग जो है खेती का ही है, तो यहाँ पे 80% भूमि पर खेती होती है। इसका आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं, अभी जो किसान आंदोलन हुआ था तो पंजाब हरियाणा के किसानों ने ही अधिकतर पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। पांचवा है जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जहाँ एक कृषि वर्ष मतलब पूरे साल भर या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं। वाह, एक तो बोल रहे कम खेती ना की गई हो और बोल रहे हैं बोया हुआ क्षेत्र, ये टोटल अपवाद है। अगर खेती नहीं हुई है तो बोया गया क्षेत्र कैसे कहलाएगा, तो ये हो जाएगा असत्य। बात कर लेते हैं अब हमारे प्रश्नोत्तर की। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, सबसे अधिक पाई जाती है, देखें इसमें सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी जो हिमालय से निकलती है। देखें इसका उत्तर आप लोग कितना कहाँ से कहाँ तक लगा लेंगे कि देखिए एक तो पहली बात तो 2 नंबर का प्रश्न है तो ज़्यादा नहीं लिखना, आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, जितना मैंने यहाँ पर निशान लगाया इतना ही आपको लग देना है। क्या पढ़ लें यहाँ से, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, संपूर्ण उत्तरी भारत का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ये मिट्टी 3 महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। ठीक है, इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या ये पूरा जितना मैंने बताया इसको आप देख लीजिएगा कि सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए।
तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपके प्री बोर्ड में पूछा गया था। संसाधन क्या होते हैं? सन, धन, साधन, मतलब हमारे आसपास पाई जाने वाली वो हर वस्तु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, संसाधन की परिभाषा भी आप लोग तैयार कर लीजिए। संसाधन क्या होते हैं? जैसे मान लो कि बात, अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये टी शर्ट पहना हूँ, तो ये संसाधन है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ वो संसाधन है। जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो संसाधन है। जिस पुस्तक से आप लोग पढ़ रहे हो वो संसाधन है। मतलब हमारे काम में आने वाली वो हर वस्तु जो या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए उपयोगी है, वही संसाधन कहलाते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए। इस प्रश्न में बेसिकली बात की जा रही है बच्चों खनिज संसाधन की, या फिर वन संसाधन हो चाहे मृदा संसाधन हो। अब क्या हुआ है कि मनुष्य ने जब तरक्की की, मानव ने जब तरक्की की, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, नगर बने। देखिए तरक्की की पहली सीढ़ी कहाँ से होती है? मनुष्य की जरूरत की पूर्ति किन चीज़ों से होती है बच्चों? तीन चीज़ों से, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी खाने के लिए जो चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? रोजगार। जब रोजगार की तलाश हुई तो रोजगार के लिए सरकार ने क्या लगवाया? बहुत सारे मात्रा में पेड़ पौधे फैक्ट्रियां लगाई गई, और इन फैक्ट्रियों के लगने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में जमीन की आवश्यकता पड़ी। और ये जमीन नॉर्मल तो उपलब्ध नहीं थी, तो क्या हुआ? बड़े बड़े जंगलों को काटा गया। आज चाहे डीजल पेट्रोल की बात की जाए, धरती से खोद खोद के डीजल पेट्रोल आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और चाहे मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी भी है। आप लोग पहले इस प्रश्न का उत्तर पढ़ लें, उसके बाद में समझा दे रहा। क्या लिखा हुआ है? संसाधन प्रकृति की देन है, मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्न समस्याएं पैदा हो गई हैं। पहला, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो वर्गों में, एक संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। आज क्या हुआ है बच्चों? संसाधन में आपको क्या लिखना है? दो समस्याएं क्या है कि ये जो संसाधनों का उपयोग है, अमीर वर्ग पूरी तरीके से कर पा रहा है, जबकि गरीब वर्ग के उपयोग में ये ना के बराबर आ पा रहे हैं। तो ये संसाधनों के अति दोहन से पहले ये समस्या हो गई कि संसाधनों के अति दोहन से अमीरी और गरीबी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अमीर व्यक्ति संसाधन संपन्न होता है, उसका वो आसानी से उपयोग कर पाने में सक्षम होता है, और गरीब व्यक्ति को वो संसाधन के उपयोग करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिएगा। दूसरा है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। अब क्या हुआ? मनुष्य ने जंगलों को काटा, नगर बसाए, भूमि में भी बहुत सारी भूमि का कटाव हुआ, मृदा का कटाव हुआ, पेड़ पौधे कट गए तो मृदा का कटाव हुआ। पेड़ पौधे ना रहने से क्या हुआ? बादलों को, मतलब जो पानी गिरता था, वर्षा होती थी, उसमें भी कमी आई। और वर्षा कमी होने से देखिए प्रदूषण जो फैल रहा है वो जंगलों के कटने से फैल रहा है, वर्षा ना होने से फैल रहा है, नदियों को दूषित किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं संसाधनों के जो अति दोहन से संपूर्ण विश्व में पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी शब्द को आप नोट कीजिएगा, पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण में एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? संसाधनों के अतिदोहन से दो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पहला कि संसाधन का पूर्ण उपयोग अमीर वर्ग के लोग कर पा रहे हैं, जबकि गरीब को उसका उपयोग करने में असुविधा हो रही है। तो पहला अमीरी और गरीबी में का अंतर बन गया है। दूसरा क्या है कि पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। बस ये दो पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका उत्तर फिनिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन। देखिए मृदा मतलब होती मिट्टी, और अपरदन होता है उसका नष्ट होना, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं मृदा अपरदन को रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। इसके उत्तर हैं बच्चों। पहला है, देखिए मृदा अपरदन क्या होता है, पहले तो आप इसको समझें मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा को नष्ट होना, देखिए मृदा जो होती है ना, मृदा नष्ट होती है, और जैसे कि बाढ़ के कारण मिट्टी बह जाती है, मतलब किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा का नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। एक लाइन की परिभाषा क्या? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? आपने कोई पेड़ उखाड़ दिया तो वहाँ की जमीन हो गई, या फिर बंजर हो गई वो भूमि, किसी न किसी प्रकार से यदि मिट्टी को नुकसान हो रहा है तो वो कहलाता है बच्चों मृदा अपरदन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मृदा अपरदन को रोकने के दो उपाय। तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है बेटा? मिट्टी का डायरेक्ट संबंध किससे होता है? पानी से नहीं। मिट्टी का बच्चों डायरेक्ट संबंध होता है पेड़ पौधों से। अगर पेड़ पौधे ही ना रहेंगे तो वो मिट्टी अपने आप, आपको एक आइडिया बता दूं मैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी जगह पे अगर आपके आसपास कोई खाली मकान प्लॉट पड़ा होगा तो वहाँ पे घास फूस तो उग गई होगी, मगर वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा भी होगा जो टोटल बंजर है, वहाँ पे कभी कुछ उगता ही नहीं, घास के अलावा कुछ और नहीं उग पाता। तो इसलिए
इसलिए नहीं उगता क्योंकि वहाँ पे बच्चों यदि वृक्षारोपण होते, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में आसपास किसी पेड़ के आसपास की ज़मीन देखना बच्चों, बहुत भुरभुरी और अच्छी उपजाऊ ज़मीन होती है, मिट्टी होती है। जबकि मैदान की जो ग्राउंड की मिट्टी होती है वो उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वहाँ पे बच्चों पेड़ नहीं रहते हैं। तो मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय हैं। पहला तो वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षों को अगर लगाया जाएगा तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा है वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी जाए। पहले तो पेड़ लगाओ और दूसरा पेड़ को कटने से बचाओ। पहला है वृक्षारोपण करो और दूसरा है वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना। ये हो गए बच्चों आपके 2 अंतर। तीसरा है पशुचारण को रोकना। यहाँ पे पशुचारण की जगह आप लोग लिख लीजिएगा अति पशुचारण को रोकना। जानवरों के लिए चरने के लिए है, चलिए घास फूस अच्छी बात है चरे, मगर अधिक मात्रा में अगर इसने चर लिए तो क्या हो जाता है, जैसे मान लो कोई जानवर ऐसा भूखा आ गया कि जिसने पूरे एरिया की घास खाई और ऐसी घास खाई जड़ के साथ उखाड़ के खा ली। अब जड़ ही हट गई है तो वहाँ दोबारा तो घास उगेगी नहीं, और जब घास नहीं उगेगी या कोई भी चीज़ नहीं उगेगी तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे वो एरिया क्या हो जाएगा, अपने आप बंजर हो जाएगा। एक्चुअल में इसका फॉल्ट क्या है, कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊँ, वृक्षों से मिट्टी का कैसा रिलेशन है। वृक्ष जो होते हैं बच्चों अपनी जो पानी को कहाँ से सोख लेते हैं, वायुमंडल की जो नमी होती है ये पत्तियों के माध्यम से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब सोख लेते हैं अपने अंदर तो ये क्या करते हैं, उसको अपनी जड़ों तक पहुंचाते हैं। और जड़ों में जब वो पानी जाता है तो और पूरे तने में पूरी उसके जो जड़, पत्तियां, फूल, फल सब में ये पानी पहुंचता। अच्छा, कहीं ना कहीं ये पानी मिट्टी में भी पहुंच जाता, तो मिट्टी में नमी बनी रहती है और वो मिट्टी के उपजाऊपन बना रहता है। मगर अगर वहाँ पे वृक्ष ना हो तो मिट्टी सूखने लगती है और सूख सूख के धीरे धीरे ककरीली या कंकड़ भरी हो जाती है और वो बंजर हो जाती। तो अति पशुचारण को भी रोका जाना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है बच्चों अति पशुचारण को रोकना। चौथा पॉइंट है सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहन करना। अच्छा, जो मैदानी एरिया है वहाँ तो आसानी से खेती की जा सकती है, मगर जो पहाड़ी एरिया है, ढलान वाला एरिया है, इस पर कैसे खेती की जाए, तो यहाँ पे बच्चों सीढ़ीदार खेती की जाती है। ढलान बना करके सीढ़ीदार खेती की जाती है, जिससे वहाँ पे मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। होता ये है कि अगर पहाड़ी एरिया में मिट्टी जमा भी हो रही है, मिट्टी कहाँ से आ जाएगी, हवा के माध्यम से उड़ करके मिट्टी आती है, आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, और वो मिट्टी पहाड़ों पे भी इकट्ठी हो जाती है। मगर जैसे ही बारिश होती है तो वो मिट्टी बह करके नीचे आ जाती है पूरी, और उससे भी मृदा को नुकसान हो जाता है। तो अगर हमने सीढ़ीदार खेती कर ली तो मिट्टी वहीं के वहीं फंस करके रह जाती है। पांचवा है कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना। अगर हम फसल में कम से कम मात्रा में हानिकारक रासायनिकों, उर्वरकों का उपयोग करेंगे बच्चों, तो उससे भी क्या हो जाएगा कि मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। तो आपके कुल 5 पॉइंट क्या हुए? पहला हुआ वृक्ष लगाओ, मतलब वृक्षारोपण करना। दूसरा क्या हो गया? वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना। तीसरा क्या हो गया? अति पशुचारण को रोकना। चौथा क्या हो गया? सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहित करना। और पांचवा क्या हो गया? कीटनाशकों या हानिकारक रसायनों उर्वरकों के उपयोग को कम करना। अगला प्रश्न है बेटा एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 के बारे में आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लें आप कि यह एक घोषणा है, एक प्रकार का क्या है? घोषणा है, जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन मतलब UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। कुल मिला के बताएं एजेंडा 21 की स्थापना कहाँ पे हुई थी बच्चों? 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो आपका भूमंडल है, मतलब पृथ्वी है या प्रकृति है, जो उसके सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। मतलब उसका ये ध्यान रखना कि एक कमेटी बनाई गई थी और ये इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं ना कहीं मनुष्य अपने फायदे के लिए भूमि का अतिदोहन तो नहीं कर रहा, या भूमि को या पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। जैसे मान लो की बात, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोगों को मकान बनाना है डबल मंजिल या ट्रिपल मंजिल, तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। टावर लगाना है मोबाइल का, तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। और तो और अगर आपके खेत में वृक्ष लगा है या आपके घर के आसपास वृक्ष लगा, उसको काटना है तो भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब देखिए, वृक्ष कहाँ लगा? आपने लगाया, आपके घर में लगा, मगर फिर भी उसको काटने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार ने अगर मना कर दिया तो आप नहीं काट सकते। तो जब हमारी चीज़ है तो उस पर सरकार का हस्तक्षेप क्यों? इसीलिए क्योंकि वो सरकार पहले आकलन करेगी कि कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं है। अगर पर्यावरण को नुकसान नहीं है तब जा करके उसको मंजूरी दी जाएगी। तो जैसे हमारे नगर पंचायत होती, नगर निगम होता है, जो हम पर नियंत्रण रखता है। नगर निगम को ऊपर
सरकारें नियंत्रण रखती। और सरकार को कौन नियंत्रित करती है? ये जो समिति है एजेंडा 21 के तहत जो बनाई गई थी वो। तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। इसकी स्थापना 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुई थी। इतना ही लिख दोगे क्या? एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय पोषण के सतत विकास को हासिल करना था। इसकी स्थापना 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुई थी। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? तो देखें इसका उत्तर आप लोग सबसे पहले पढ़ लें। मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। रहने दो, इतना नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया को ही मृदा निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण कहते हैं। मतलब वो सारे क्रियाकलाप जिनसे कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरक क्षमता या मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाए या नष्ट होता है, वही कहलाता है मृदा निम्नीकरण। क्या? मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप मृदा के उपजाऊपन का नष्ट होना ही मृदा निम्नीकरण कहलाता है। मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप मृदा के उपजाऊपन का नष्ट होना या भूमि का बंजर होना ही मृदा निम्नीकरण कहलाता है। उत्तर लिख दोगे, पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के 2 उपाय। तो मृदा निम्नीकरण को कैसे दूर किया जा सकता है? इतनी देर से बच्चों हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं, मृदा निम्नीकरण, मृदा निम्नीकरण, मृदा अपरदन, इतनी देर से हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मृदा अपरदन को या मृदा निम्नीकरण को रोकने के 2 उपाय। पहला क्या है? अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। फिर वृक्षों की कटाई पर रोक लगना चाहिए। फिर अति पशुचारण को रोकना चाहिए। और क्या होता है? रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के प्रयोग को रोकना चाहिए। ये सारे पॉइंट आप लिख दोगे। देखिए हम इसको पढ़ के बता रहे हैं, इसमें क्या उत्तर है। देखो, पहला, अधिक से अधिक वनारोपण, चारागाहों को उचित प्रबंधन, मतलब वही अति पशुचारण रोकना, पेड़ों की रक्षा मेखला, ये सब फालतू की चीज लिखी है। जितना मैंने बताया ना आपको, वही मृदा निम्नीकरण को रोकने के उपाय या मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, दोनों में एक ही उत्तर लिख देना बच्चों। सॉलिड आंसर है आपका, सही जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न की, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं। तो मरुस्थलीय मृदा क्या होती? पहली तो इसका रंग लाल और भूरा होता है, पहली चीज। दूसरी, ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवण युक्त होती, मतलब लवणीय होती है। ये कैसी होती है? पहला ऑप्शन क्या लिख दोगे कि इसका रंग लाल एवं भूरा होता है, यह रेतीली होती है, खनिज लवण से युक्त होती है। तीसरा पॉइंट। चौथा, इसमें ह्यूमस एवं नमी की मात्रा कम होती है। 4 पॉइंट हो गए। कौन कौन से? देखें, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं बोली थी, मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं। पहला क्या लिख दोगे आप? इसका रंग लाल एवं भूरा होता है, इसमें ह्यूमस एवं नमी की कमी पाई जाती है, ये खनिज लवण युक्त होती है और ये रेतीली होती है। हो गए 4 अंतर। आप लोग नोट करते जाना, ठीक है, वीडियो को रोक करके सुनते जाना, और अगर आप समझते जा रहे हैं तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चादर अपरदन क्या होता है। अब देखो, चादर अपरदन, अब इसको आप देख, अपरदन मतलब शब्द आप लोग समझ गए होंगे, अपरदन मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है ना। अब इसमें चादर क्या है, ये चादर किस संदर्भ में बात की गई? देखिए, पढ़ लें पहले अपन प्रश्न को, फिर समझेंगे। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ऐसी स्थिति में चादर अपरदन में बताऊं, जल के बहाव के साथ बहुत बड़ी मात्रा में मृदा का भी बह जाना। फिर से सुनो, क्या? जल के बहाव के साथ बहुत बड़े हिस्से की मृदा का भी घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण लिख देना, बाढ़ के साथ। बाढ़ जब आती है तो क्या होता है? बाढ़ में उन एरिया में भी पानी पहुंच जाता है जहां पे कभी पानी पाया नहीं जाता, और जब बाढ़ का पानी अपने साथ बहुत सारी मात्रा में मिट्टी को बहा ले जाता है, इसे ही चादर अपरदन कहते हैं। चादर अपरदन आप क्या लिख दोगे कि जल के द्वारा बहुत बड़े भूभाग में मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाना या मिट्टी का घुलकर जल के साथ बह जाना ही चादर अपरदन कहलाता है। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं, बांगर एवं खादर भूमि में अंतर। तो बच्चों प्लीज थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट बस समझाऊंगा इसका, आप लोग उस वीडियो को देख लो थोड़ा सा, बस कष्ट उठा करके प्लीज। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लगभग 6-7 मिनट का वीडियो है, पूरे पॉइंट समझा दिए हैं। प्लीज बच्चों, यहाँ पे मैं उतनी अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। देखो, बांगर के बा से याद रखना, बा, और खादर, खादर से खा याद रखना। बा मतलब होता बड़ा, बड़ा मतलब ऊंचा,
और खा मतलब होता, खा मतलब खड्डा या गड्ढा, गड्ढा कैसा होता है, नीचा। तो बांगर भूमि क्या होती है, उच्च मैदानों की भूमि। देखिए उत्तर है, यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है और यह उत्तरी मैदान की निचली भूमि है। बांगर मतलब बा मतलब उच्च भूमि, बा से बेग याद रखना, बेग मतलब ऊपर ऊंचा, ठीक है। तो बांगर मैदान क्या है, यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है और खादर क्या है, यह उत्तरी मैदान की निम्न भूमि है, ठीक है। ये आपको बता दिए। फिर अब देखो ऊंची है अगर ये भूमि, तो यहाँ पे बाढ़ का पानी तो पहुंच नहीं पाएगा। अगर आप ऊंचे पेड़ में बैठ जाओ और बाढ़ आई हो तो आपको पानी बहा ले जाएगा। अब बहुत बड़ा बाढ़ आई है, वो बात की बात सुनामी आ गई, पेड़ को भी ले गई, तो फिर आप कहाँ से बचोगे। मगर आप ऊंचे एरिया में पहुंच जाते तो वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो बांगर भूमि क्या होती, उच्च भूमि होती है, इसलिए वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। और खादर भूमि क्या, खड्डा ही है, तो बाढ़ ये भाग खादर भूमि बाढ़ में डूब जाती है, पूर्ण रूप से डूब जाती है। तीसरा पॉइंट भी आप देख लें। अब देखो सबसे पहले तो बांगर भूमि उच्च भूमि है। उच्च भूमि मतलब आप ऊंचाई पे बैठे हो। अगर आप मान लो के बाद आपको पानी लेने जाना हो, आप ऊपर बैठे हो पहाड़ पे और आपको पानी लेने जाना हो, पहाड़ पे तो पानी मिलेगा नहीं, तो पानी लेने आप नीचे उतरोगे ना। तो बांगर भूमि का ये तीसरा पॉइंट है, इसमें जल की गहराई नीचे की ओर होती है, बहुत नीचे होती है। क्या, बांगर भूमि में जल की गहराई या जल का तल बहुत नीचे पाया जाता है और खादर भूमि में जल का तल सामान्य होता है, ठीक है ना। ये जल स्तर ऊंचा होता है, इसका जल स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। आप लोग बच्चों उस वीडियो को देख लो प्लीज़, और उसमें आप जाके बहुत अच्छे से समझ लोगे। ये ऊपर लिंक आ रही है होगी यहाँ पे इस वीडियो में, या नीचे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बांगर खादर में अंतर, ठीक है ना। आपको इस वीडियो जब ऐसे ही एंड होगा तो उसके लास्ट में आपको बांगर खादर वाली स्लाइड मिलेगी, उस पर क्लिक करके उसको आप देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए 2 प्रयास को बताइए, ठीक है। तो देखें इसके 2, ये बोल रहे हैं कि सरकार के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि बड़े स्तर पे किए गए भूमि बचाने के लिए या वातावरण को या पर्यावरण को बचाने के लिए कोई 2 बातों का उल्लेख कीजिए। तो पहला आप क्या लिख दोगे, वही एजेंडा 21 की स्थापना, ठीक है ना। तो पहला आप क्या लिख दोगे, देखें आप पढ़ लें। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की। तो आप क्या लिख दोगे, 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई। पहला पॉइंट क्या, 1968 में पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षा के अंतर्गत क्लब ऑफ रोम की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, 1992 में एजेंडा 21 की घोषणा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के सतत पोषणीय विकास को हासिल करना था। 2 पॉइंट लिख देना, फिनिश। क्या लिखोगे, 1968 में क्या हुई, क्लब ऑफ रोम की स्थापना, और 1992 में एजेंडा 21 की घोषणा। इसका पूरा लिख दीजिएगा। अगला है बेटा, मृदा निम्नीकरण के 2 कारण। मृदा देखो निम्नीकरण होता है नष्ट होना, मतलब निम्न हो, गिर जाना। निम्नीकरण मतलब कि नीचे की ओर गिर जाना, नीचे की ओर गिर जाना मतलब बर्बाद हो जाना। तो मृदा के बर्बाद होने के 2 मुख्य कारण। तो पहला है बच्चों, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब क्या होता है, देखो अधिक सिंचाई यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैंने क्या बताया कि ये जो एरिया है सर्वाधिक उपजाऊ है, पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये अधिक सिंचाई वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके कारण यहाँ पे मृदा निम्नीकरण की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा लिख दोगे आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी अति पशुचारण। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इनमें अति पशुचारण, इन एरिया में क्या हो रहा है बच्चों, अधिक से मतलब अति से ज़्यादा मात्रा में पशुओं को चराने के कारण भी मृदा निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। एक एरिया के एक के पॉइंट क्या है कि अधिक मात्रा में सिंचाई होना भी मृदा निम्नीकरण का कारण है। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, अधिक मात्रा में सिंचाई होना, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिक सिंचाई के कारण मृदा निम्नीकरण हो रहा है। और दूसरा अति पशुचारण होना, तो आप क्या लिख दोगे, ये राज्य याद कर लेना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अति पशुचारण के कारण भी मृदा निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। 2 पॉइंट हो गए, पहला है अधिक सिंचाई, दूसरा है अति पशुचारण। अगला प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं। तो बच्चों स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। पहला होता है निजी संसाधन। निजी संसाधन मतलब जो स्वयं के उपयोग के लिए बनाया जाता है वो होता है निजी संसाधन। दूसरा है सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन जैसे कि बस, रेलगाड़ी,
ये जो है पब्लिक के लिए बनाई गई हैं। अगर अब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उसी ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो गलत बात है, ठीक है ना। तो ये होते सार्वजनिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जैसे कोई गार्डन है, पार्क है, सरकार ने आपके लिए बनाई कि आप वहाँ घूमें फिरें। अब आप गार्डन में गए, पार्क में गए और वहाँ के पेड़ को या फूल को, पौधे को नुकसान पहुँचा दिए, तोड़ दिए, कुछ भी कर दिए। जैसे सरकार ने जंगल बनाए हैं, बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं जहाँ पे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। अब आप वहाँ गए जानवरों से को देखने, घूमने फिरने, और किसी जानवर की आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान पहुँचा दिया, तो यही कहलाता है बच्चों राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब जो पूरी दुनिया पर लागू होता है। जैसे ये नियम पूरी दुनिया पे, पेड़ों को नुकसान पहुंचाना पूरी दुनिया पे लगभग एक दंडनीय अपराध है। अगर किसी न किसी तरीके से आप पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, कहीं किसी भी देश में हो, वहाँ पे आपको सज़ा अवश्य मिलेगी अगर आपके खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी। आपको बच्चों ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके घर के पास कोई पेड़ लगा हुआ है और अगर आपने उस पेड़ की एक डगाल तोड़ ली, और अगर आपको उस डगाल को तोड़ते हुए किसी व्यक्ति ने देख लिया और उसकी आपकी शिकायत कर दी विथ प्रूफ के साथ, अगर मान लो उसने आपका वीडियो बना लिया कि आपने उस पेड़ को डगाल तोड़ी है, तो वो चाहे तो आपको सज़ा दिलवा सकता है। बात एक बहुत छोटी सी है, मगर बहुत सोचने वाली बात है कि छोटी सी गलती भी आपके लिए दंड वाली चीज़ बन सकती है। तो बच्चों, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार का मैंने बता दिया। कितने होते? 4 प्रकार के: निजी, सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मगर इतना ही नहीं लिख देना आप लोगों को, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। देख ले, मैं बता देता हूँ। ये देखें, आप परिच्छेद में लिखे हुए हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, मतलब कि निजी संसाधन। अब निजी संसाधन में आपको कितना लिख लेना है कि निजी व्यक्तियों के, देखें यहाँ से आप लिखेंगे कि देखो, निजी संसाधन में आप ये बस लिख देना, बाग, चारागाह, तालाब और कुएं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। देखो, बाग आप लोग स्वयं लगा लेते हो, चारागाह भी स्वयं लग जाता है, कुएं आपने खुदवाए हो तो कुएं का उपयोग भी आप खुद ही करोगे, ठीक है। ये पर्सनल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाते हैं निजी संसाधन। दूसरा है सामुदायिक, जैसे कि क्या लिखा है, शमशान घाट, चारण भूमि, तालाब, ये सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तो देखो जैसे कि खनिज संसाधन, ये सोना चांदी ये है, जल संसाधन, वन संसाधन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बच्चों क्या, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखो, इसमें मैंने करेक्शन कर दिया है, तो आप इतना बस लिख लीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का ये जो प्रश्न बैंक का अध्याय रहा, ये आपका समाप्त हो गया। इसमें बच्चों एक प्रश्न और है जिसको आप लोग देख सकते हैं, ये पूछा ना जाए आपसे, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर। तो जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर आप देख लीजिएगा। जलोढ़ जो जल को ओढ़ी हुई हो, तो इसका रंग देखो, जल को ओढ़ी हुई मतलब नदी के किनारे वाली भूमि कैसी होती है, उसका रंग बेटा पीला सा रहता है। तो आप क्या लिख दोगे, पीला नहीं रहता, टोटल पीला नहीं रहता, हल्का सा भूरा रंग, क्रीम से कलर की। तो आप क्या लिख दोगे, यह हल्की भूरे रंग की होती है। और काली मिट्टी तो है, ये काले रंग की होती है। फिर जल को ओढ़ी है, तो ये कहाँ से आती है, जल से, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। और काली मिट्टी क्या होती है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है, काला रंग का लावा जला हुआ, उसी से काली मिट्टी बनती है। तो यह ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा के द्वारा बनती है। फिर जलोढ़ मिट्टी है, नदी से बनी है, पानी से बनी है, तो इसमें नमी अधिक होगी, ह्यूमस और नमी की मात्रा अधिक पाई जाएगी। देखें, इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने के अंश अधिक होते हैं और इसमें मैग्मा के अंश, लोहा और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। मतलब मैग्मा मतलब लावा के अंश, लोहा, एल्यूमिनियम आदि की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रश्न के उत्तर भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो देखें, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है कि मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उसकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये वीडियो फिनिश हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा है, समझा है, तो आप लोगों से अब बहुत कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएगा। अब आप लोग इसको एक बार अध्ययन कर लेना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को आने वाले आपके पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये अध्याय 1 मैंने फिनिश करा दिया, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले अध्याय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।